हेलो एवरीवन। आज 5 दिसंबर के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल हैं इसमें। तो आज हमारे पास 5 महत्वपूर्ण सुर्खियां होंगी न्यूज़ आर्टिकल। सबसे पहला जो है उसमें कि CCUS कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन की जो विधि है उसके माध्यम से नेट जीरो के लक्ष्यों को सक्षम करने के लिए अपनी तरह का पहला R&D रोड मैप लॉन्च किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से और भारत में कार्बन उत्सर्जन की समस्या के निपटान के दृष्टिकोण से। खाद्य पदार्थ किरणन मतलब रेडिएशन के द्वारा खाद्य पदार्थों को कंजर्व करने, सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने और उसको लॉन्ग टर्म में हम खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इन प्रौद्योगिकियों के संबंध में भारत की क्या स्थिति है, इसी के बारे में ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है। संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है, थर्ड जो न्यूज आर्टिकल है हमारा, और रिपोर्ट है लोकपाल की जो वर्तमान जांच और अभियोजन शाखाओं के बारे में जो कि बात करता है, उसमें मांग की जाती है, पूर्ण संचालन की मांग की गई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समिति की और लोकपाल से संबंधित चीजों को जानेंगे। दूसरा, उसके बाद जो न्यूज आर्टिकल है वो है वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए जो रोड मैप है उसके बारे में बात की गई है। तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग और भारत में इसके लिए क्या हो रहा है इसके बारे में ये बात की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अंत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति 2025 रिपोर्ट है। ये IIM बेंगलुरु के द्वारा ये निकाली गई है और भी चीजें हैं इसमें। तो इसमें क्या संदर्भ है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग शॉर्ट न्यूज जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं वो भी हमारे सामने हैं यहाँ पे। यूरोप में सुरक्षा सहयोग संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। अफार क्षेत्र जो अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका के पास में का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां के बारे में गरुड़ शक्ति अभ्यास, सी हॉक हेलीकॉप्टर, ध्रुव लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क और इसी तरह से अंत में कीर्ति गई दीपम उत्सव। तो चलिए हम लोग अपने पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज आर्टिकल वही पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित क्या GS पेपर 3 से CCUS के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्यों को सक्षम करने के लिए अपनी तरह का पहला R&D मतलब उस पे शोध और अनुसंधान किए जाएंगे CCUS। तो CCUS के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि कार्बन उत्सर्जन शायद वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या समाधान की तलाश करती है। और ये पूरे दुनिया में और पूरे भारत में, पूरे दुनिया के साथ साथ भारत में भी इसके लिए, इसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। जिसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में हम इसे देख सकते हैं, जिसमें हम लोग व्यापक स्तर पर काम करेंगे कि जो वायुमंडल में कार्बन आ रहा है और जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव या अन्य प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको सबसे पहले कैप्चर कर लिया जाए। दूसरा क्या है, यूटिलाइजेशन मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे कैप्चर कार्बन का कोई एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट तैयार किया जा सके, कोई उत्पाद बनाया जा सके जिसका उपयोग आम जीवन में, आम जो है व्यक्ति के द्वारा किया जा सके। स्टोरेज, और उसके बाद इसे वेस्ट की तरह किसी ऐसे डंप यार्ड या ऐसे स्टोरेज में बंद कर दिया जाए जिससे कि इसके द्वारा हानिकारक प्रभाव कम किया जा सके, जैसे सागर के तलों में या कहीं और। तो यही है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी। और इसके लिए क्या R&D रोड मैप मतलब इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आगे और इस टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और इसे प्रभावी बनाया जाए, इस पे बात की गई है। तो हुआ यही है, किसके द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये रोड मैप तैयार किया गया है। कि के संदर्भ में इसमें 3 चरण होंगे, बेसिकली 3 चरणों वाला ये अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम इसमें दिया जाएगा।
और 3 चरण ही सबसे पहले देख लेते हैं। पहला चरण क्या होगा? तो पहला चरण होगा उत्सर्जन करने वाले मौजूदा उद्योग में क्या कि एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, एंड ऑफ पाइप समाधान के रूप में वर्तमान अत्याधुनिक सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों या उनके बेहतर संस्करणों का एकीकरण किया जाएगा इंटीग्रेटेड तरीके से। जहां भी उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन कहाँ हो रहा है समझ लो आप, जैसे पावर जो इंडस्ट्री है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ऐसे इंडस्ट्री जहां से बड़े पैमाने पे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा? वही एंड ऑफ पाइप समाधान, मतलब जैसे वो निकल रहा है उत्सर्जन हो रहा है वहां पे उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा, मतलब बेहतर संस्करणों का। उसका दूसरा चरण क्या है कि सीसीयूएस अनुपालन डिजाइन, ध्यान रखें ये सब का उपयोग करके नए औद्योगिक विनिर्माण संयंत्रों में उन्नत सीसीयूएस प्रौद्योगिकी का एकीकरण किया जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो अनुपालन डिजाइन है इसको लागू करते हुए नए भी हम लोग विकसित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या तीसरा चरण क्या है? नवीन कम उत्सर्जन करने वाली औद्योगिक विनिर्माण प्रौद्योगिकी में फोटो बायोइलेक्ट्रिक कैटालिटिक रूपांतरण जैसी उभरती हुई, अब ये ध्यान में रखेंगे, फोटो बायोइलेक्ट्रिक रूपांतरण, ध्यान रखें, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखेंगे। इसमें पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है? कार्बन उत्सर्जन से, तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज से संबंधित है ये, अभी उभरती हुई टेक्नोलॉजी। तो उसका उपयोग करके जो है ना इन प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके जो है ना हम लोग काम कर सकते हैं। और सीसीयूएस इन वन पॉट रणनीति के रूप में किया जाएगा, मतलब एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगा जहां मतलब सोर्स के पास। कुल मिलाकर कहना यही है, ये तीनों पॉइंट में, तीनों पॉइंट को बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसा समझेंगे कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करेंगे और अभी जहां सबसे अधिक जरूरत है वहां प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या, जहां भी रिसर्च के साथ डेवलप किया जा सकता है और नए टेक्नोलॉजी सीसीयूएस के अनुपालन से उस पर भी काम किया जाएगा, और जो अभी वर्तमान में है उसका प्रयोग करके कुछ जो कम उत्सर्जन वाले हैं उपक्रम या इंडस्ट्री, वहां पे उसका प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पे सीसीयूएस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही जो मैंने बताया, 4 पार्ट, कैप्चर, जीवाश्म या बायोमास ईंधन संचालित विद्युत संयंत्रों, सबसे पहला औद्योगिक सुविधाओं या सीधे वातावरण से CO2 को कैप्चर किया जाए, मतलब सोर्स। तो सोर्स क्या है? या तो इंडस्ट्री से निकल रहा है वहां से कैप्चर करेंगे, या फिर ये वातावरण में है वहां से इसे कैप्चर करेंगे, एक टेक्नोलॉजी। दूसरा परिवहन, अब कैप्चर तो कर लिया गया, उसे कहीं डंप करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए परिवहन करना हो, या तो पाइप से किया जाएगा या फिर कंटेनर के जरिए या शिप के जरिए किया जाएगा। तो वही संपीड़ित CO2 को जहाज या पाइपलाइन द्वारा, जैसे कि अभी वर्तमान में गैस का हम लोग संचालन करते हैं, परिवहन किया जाता है। उसके बाद क्या उपयोग किया, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कैप्चर की गई CO2 का फीड स्टॉक या इनपुट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मतलब उसका प्रयोग कुछ ऐसे सकारात्मक रूप से हो जो हमारे जीवन में, कृषि में, उद्योग में किया जा सके, बाय प्रोडक्ट के रूप में, मतलब एक मीडियम प्रोडक्ट के रूप में, मतलब जहां पे किसी भी यूटिलिटी उसकी बढ़ जाए। भंडारण, इस CO2 का भूमिगत वैज्ञानिक संरचना, अब ऐसे लैंडफिल करके, मतलब भूमि के अंदर, सतह के कुछ नीचे, यहां पे ऐसे इस पैकेट में इसे फिल कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, तो ये वहीं पे फंसा रहेगा। इसलिए कहां पे CO2 का भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं जैसे तटवर्ती या अपतटीय में स्थायी रूप से भंडारण किया जाता है, जिससे कि उसका जो वातावरणीय प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब जलवायु परिवर्तन पे इसकी भूमिका हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या, हार्ड टू एवेट उद्योगों में उत्सर्जन को कम करना, सबसे बड़ी चैलेंजेस यही। हार्ड टू एवेट मतलब क्या, जो महत्वपूर्ण रूप से उत्सर्जन कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण रूप से उत्सर्जन करने वाले कौन हैं उद्योगों के लिए, जैसे लौह इस्पात, रसायन उद्योग, पावर इंडस्ट्री, ये सब जो है हार्ड टू एवेट है। तो इनके विकार्बनीकरण करना कठिन है इनका, तो इसी को हार्ड टू एवेट इंडस्ट्री बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे हार्ड टू एवेट किसको बोला जाता है। चलिए, निम्न कार्बन उत्सर्जन के साथ विद्युत और हाइड्रोजन का उत्पादन, निम्न कार्बन उत्सर्जन एक तो होगा, और उसके बाद विद्युत और हाइड्रोजन, मतलब इससे ऐसा
यूज किया जाए, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज किया जाए जिससे कि क्या कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए, मतलब किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और कहाँ पे, हाइड्रोजन बनाने के लिए, मतलब दोनों से ऊर्जा, मतलब ऊर्जा स्रोत ही है ना, और इसी में जो है ना जीवाश्मी ईंधन खर्च हो रहे हैं जिससे कि उत्सर्जन निकल रही है। सबसे बड़ा स्रोत है कोयला, कहाँ जल रहा है सबसे अधिक, पावर इंडस्ट्री में, थर्मल पावर में। आज भी हम अपने विद्युत जो उत्पादन करते हैं देश में, मतलब ऊर्जा का मुख्य स्रोत, उसका जो बड़ा हिस्सा है, मतलब 50% से अधिक हिस्सा कोयले से आता है, और वो हार्ड टू एबेट क्षेत्र में या उत्सर्जन में सबसे ऊपर में से आने वाले में से, इंडस्ट्री में से है। तो क्या है यहाँ पे, सीसीयू यूएस को कोयला, गैस, बायोमास या अपशिष्ट पर संचालित होने वाले विद्युत संयंत्रों पर स्थापित किया जा सकता है। तो सबसे पहले वहीं पे, ठीक है। वातावरण से मौजूदा CO2 को हटाना, तो वातावरण से कैसे, कि बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये सबसे बड़ा ये टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी, आप लोग ध्यान में रखेंगे, बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है। दूसरी यहीं पे है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज। तो मैंने बताया दो जगह से कर सकते हैं, डायरेक्ट उस इंडस्ट्री से जहां से सोर्स निकल रहा है कार्बन, और दूसरा वातावरण में। तो दूसरा टेक्नोलॉजी ये, तो पहला ये हार्ड टू एबेट वाले से सीसीयूएस डायरेक्ट लगा देंगे और वहां से ये। उसके बाद क्या, इसके बारे में वही बताया गया है कि तकनीक वातावरण से सीधे CO2 कैप्चर करने में सक्षम बनाती है, DACCS, और BECCS तकनीक शुद्ध आधार पर CO2 को हटाने में परिणाम उत्पन्न कर सकती है, और इसमें बायोमास को संधारणीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कुछ बच जाएगा उसमें, ठीक है, क्लियर। तो यही चीजें यहां पे हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी, और क्या खाद्य सुरक्षा से भी संबंधित है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है वो है खाद्य पदार्थ किरणन, मतलब इरेडिएशन, मतलब रेडिएशन का यूज करके, विकिरण का प्रयोग करके हम लोग किस चीज के लिए, खाने को, मतलब खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने का काम। और आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ये संभव हो पाया है कि विकिरण का ऐसा प्रयोग किया जाए और खाद्यान्नों को, मतलब जो पैकेज्ड फूड हैं या प्रोसेस्ड फूड है उन्हें, या फल है, सब्जियां हैं, उन्हें अधिक समय तक संरक्षित, सेफ रखा जा सके, खाने लायक रखा जा सके। क्योंकि पहले भी हम लोग स्टोरेज में सबसे पहला गुण क्या होता है, किसी भी भंडारण में, सबसे सेफ भंडारण में नमी को कम करना, कोई भी किसी भी प्रकार के कीट मकोड़े या बग जो है ना उसे नहीं आने देना, नमी, किसी भी प्रकार के कीट के आक्रमण से बचाना, मतलब ऐसा सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, और किसी भी प्रकार से खराब होने से, मतलब उस पर किसी भी प्रकार से खराब होने से रोकना। तो ये रेडिएशन, ये तीनों इफेक्ट, तीनों दृष्टि से जो है ना यहाँ पे काम करता है। लोग इसी के बारे में समझेंगे। देखिए है या ये कि उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्यों से हुई खाद्य पदार्थ की किरणन तकनीक में किसी भी प्रकार की विषाक्तता, वही पोषण संबंधी या सूक्ष्म जीव संक्रमण संबंधी समस्याएं सामने नहीं आई है। अभी ये एक रिपोर्ट है, इसलिए हम लोग आज इस टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि किरणों का प्रयोग करके, जो विकिरण का प्रयोग करने से किसी प्रकार की का उसमें जो है ना बदलाव या परिवर्तन, नकारात्मक बदलाव, जिससे कि टॉक्सिसिटी हो जाए, विषाक्त हो जाए, जहरीला हो जाए, खाने लायक ना रहे ये। और इस रिपोर्ट में कौन किसके द्वारा दिया गया, अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन सहित कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा इसे रिकमेंड भी किया गया है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिकली ये भौतिक प्रक्रिया है, और इसमें पैक्ड या थोक मात्रा में जो खाद्य पदार्थ है और किसी उत्पादों को निर्धारित मात्रा वाली विकिरणीय ऊर्जा के संपर्क में लाया जाता है, और इसका वांछित उद्देश्य खाद्य पदार्थों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना, स्टोर करना, यही है। हाँ, उदाहरण के लिए क्या, रेडियोलाइसिस प्रक्रिया के तहत खाद्य पदार्थों को कीट रोगजनकों से, रेडियोलाइसिस क्या करता है, कीट और रोगजनक से, ठीक, जो कि क्या करता है कि कोशिकाओं के जल के अणु आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने पर रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं, और इसके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। तो बेसिकली क्या, रेडियोलाइसिस यही करता है कि जो इस प्रकार के कीट और रोगजनक हैं उन्हें जो है ना विघटित कर देता है, अलग कर देता है, या उन्हें पनपने नहीं देता है रूप। उसके बाद क्या, इससे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित होने में मदद मिलती है। गौरतलब है कि जल खाद्य पदार्थों में कीट और रोगजनकों की कोशिकाओं का मुख्य घटक है। तो मतलब नमी को हटा देना,
तो यही मेन ये है। तकनीक टेक्नोलॉजी पूरी तरह से क्या है, अब होगा क्या, देखो आप कैसा होगा, कोई भी जो अनाज रखा जाता है उसमें अंकुरन हो जाता है। जैसे ही हवा में नमी की मात्रा है तो उसे क्या सामान्यतः हम लोगों ने क्या देखा है, फ्रीजर में शुष्क स्थान पे जब नमी की मात्रा कम होनी तो अंकुरन हो जाएगा और उसके बाद सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये वही रोकता है, खाद्य पदार्थों के अंकुरन को रोकेगा, पकने को विलंबित करेगा, कीट परजीवी रोगजनक और कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले जो जीव है, सूक्ष्म जीव, उन्हें उनके प्रभाव को बचाएगा और साथ ही खाद्य पदार्थों को गुणवत्ता को संरक्षित रखेगा। तो ये हो गया ना बचाने के लिए। और केंद्रीय प्रसंस्करण जो हमारे यहाँ, अब बात यहाँ पे यही है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बहुउत्पादित खाद्य पदार्थ किण्वन इकाइयों का स्थापना हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, PMKSY के तहत क्या, एकीकृत कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कोल्ड चेन योजना उप योजना के तहत सहायता प्रदान करता है। कृषि अर्थव्यवस्था से इंपॉर्टेंट है ये। कृषि अर्थव्यवस्था में भी आप इन जो पहल है ये गवर्नमेंट की, आप वहां यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या यही है कि अवसंरचना यहाँ खराब है। और अवसंरचना कैसा, प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग, मतलब खेती से पहले और खेती के बाद। और जो हमारे यहाँ जो समस्या है, क्या है समस्या, फसल के खराब होने की, और खास करके क्या, परिवहन के दौरान, भंडारण के दौरान, यही है ना, जिसके कारण से किसान और ओवरऑल कृषि अर्थव्यवस्था जो है ना घाटे में चलती है, हमारी उत्पादकता कम है। तो ये उससे बचाएगा। तो वहां भी इस उदाहरण को हम लोग रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है। अगस्त 2025 तक बहुउत्पाद खाद्य पदार्थ किण्वन इकाइयों की स्थापना हेतु 16 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी चुकी है। इनमें से 9 इकाइयां चालू, बेसिकली ये इसी का एक्सप्लेनेशन है कि ये इस पे काम भी चालू हो गया तेजी से। ठीक है, चलिए कौन कौन से तकनीक अपनाए जाते हैं, गामा किरण, एक्स किरण, इलेक्ट्रॉन बीम, सामान्यतः यही यूज करते हैं हम लोगों ने। विकिरण की बात की गई तो गामा किरण हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हम लोगों ने भौतिकी में, ये रेडियो धर्मी है और किससे निकलता है, कोबाल्ट 60 जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे। कोबाल्ट 60 का अन्य जगह भी प्रयोग किया जाता है हेल्थ के दृष्टिकोण से, और वहां पे यहाँ पे हम लोग इसके विकिरण को, गामा किरणों को का प्रयोग करते हैं। और ये किसके अंतर्गत होगा, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड खाद्य पदार्थ किरणन के लिए कोबाल्ट 60 की आपूर्ति करता है। ठीक है, क्लियर। एक्स किरणें किसी लक्षित पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की उच्च ऊर्जा धारा के खाद्य पदार्थों से परावर्तित करके बनाई जाती है। एक आमतौर पर औषधि निर्माण और उद्योग में इस्तेमाल की जाती है इसकी एक्स किरणें। और अंत में क्या, इलेक्ट्रॉन बीम, यह उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की धारा है जो कि एक एक्सलेटर से निकलती है और इसे खाद्य पदार्थों पर निर्देशित किया डाला जाता है इस पे, और यह त्वरित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है, मतलब प्रोसेस्ड फूड के लिए। तो हम लोगों ने देखा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गया, इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे बहुत बड़ी संभावना है देश में। और क्या ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत की खाद्य सुरक्षा से, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था से। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो है, एक संसदीय समिति ने लोकपाल की जांच और अभियोजन शाखाओं के पूर्ण संचालन की मांग की है। GS पेपर 2 लोकपाल के बारे में संदर्भ में संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है। मतलब उसके जो वर्तमान जांच और अभियोजन शाखाओं के पूर्ण संचालन के, मतलब अभी तक वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाई हैं। जो मूल कानून आया 2012-13 में, उसके बावजूद अभी तो उसमें उसके प्रावधान थे कि उसको एक जांच एजेंसी के रूप में सशक्त बनाया जाए और एक अभियोजन एजेंसी के रूप में जिससे कि बनाया जा सके। यही संसदीय समिति की रिपोर्ट है। मोटा मोटा हम लोग ये समझेंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम हमने सुना है 2013 आया। इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो एक बड़ा देशव्यापी जो है भ्रष्टाचार के विरोध में एक जन आंदोलन भी बोला जा सकता है, एक रोष भी बोला जा सकता है। उसके बावजूद उसके
मतलब वो उसी घटनाक्रम में इस प्रकार से उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया, और उसके बाद इसमें बेसिकली क्या था, भ्रष्टाचार के विरोध में एक कानूनी संरचना, स्पष्ट कानूनी संरचना खड़ा किया जाना, जिसमें कि जिसके दायरे में जो उच्च पदों पे, खास करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार में जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी भी को भी लाना, और उसमें उनमें जो है ना व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उस पे अंकुश लगाना, ये उद्देश्य था इसका। तो वही है कि इसमें बोला ये गया संसदीय समिति में कि 2013 के तहत जो लोकपाल बिल लाया गया, वैधानिक आवश्यकताओं के बावजूद लोकपाल की जो जांच और अभियोजन शाखाएं थी अपर्याप्त रूप से परिचालित हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से यही इसकी शक्ति का स्रोत है। लोकपाल केंद्र स्तर पे और लोकायुक्त राज्य स्तर पे, कि जो भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो वो जांच तेजी से होनी चाहिए, एक जांच एजेंसी के रूप में वो काम करेगा। और क्या अभियोजन मतलब उसके आगे की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया है कोर्ट में, अभियोजन में कानूनी प्रक्रिया जो होती है, जो अभियोजन पक्ष होता है, तो ये संस्था को उस रूप में जो इक्विप्ड बनाना, जो कि अभी तक नहीं हो पाया, बेसिकली यही है। चलिए क्या है इस अधिनियम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह अधिनियम क्या, कुछ लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने पर केंद्रित है। ठीक है, इसके लिए केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। निम्नलिखित स्थापना के प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए हैं? जांच शाखा, सबसे पहले एक जांच शाखा होगी, दूसरी अभियोजन शाखा होगी। ठीक है, जांच शाखा और अभियोजन शाखा को बारे में बता दिया मैंने कि जांच कोई भी मामला है, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित मामला या अनियमितता से संबंधित मामला या प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, तो वो जांच करेगी ये एजेंसी। यही सामान्यतः जांच एजेंसियों के बारे में हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन 11 है, इसका धारा जो 11 है, इसमें यह कहता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? एक जांच निदेशक करेगा। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रारंभिक जांच करना, और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ठीक है के तहत काम करे, दंडनीय है। ओके, दूसरा अभियोजन शाखा, सेम धारा 12, इसकी अध्यक्षता अभियोजन निदेशक करता है। ठीक है, यहां भी एक निदेशक है, और इसका कार्य इस अधिनियम के तहत लोकपाल द्वारा सुनवाई की जा रही किसी भी शिकायत के संबंध में आरोपित लोक सेवकों का अभियोजन करना है। यही है कि जो पूरा जो प्रोसेस हुआ, जो जांच की गई, उसके आधार पर अभियोजन करना, मतलब कोर्ट में उन न्यायालय की प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाना, यही बात किया गया है। तो दो एजेंसियां बनाई गई, एक जांच के लिए और एक आगे उसकी कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए न्यायिक में, जिससे कि उसके सजा दिलवाया जा सके कानूनी तौर पे। सामान्यतः हर एक मामले में यही होता है, पुलिस भी जांच करती है, पुलिस दोनों काम करती है, हमने सुना है। ये समझाने के लिए मैं अगर बोलूं तो पुलिस क्या है कि कोई किसी भी अपराध या कोई भी अपराध होता है तो उस मामले में सबसे पहले जांच करती है, तो पुलिस जांच एजेंसी है। दूसरा उसके बाद क्या करती है, उस पर एक चार्जशीट दायर की जाती है, सुना है हम लोगों ने ये सब वर्ड पब्लिक डोमेन में, चार्जशीट दायर करती है, और उसका तो न्यायिक प्रक्रिया वहाँ पे कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। तो अभियोजन पक्ष के एक होता है जो कि सरकार होती है सामान्यतः आपराधिक मामलों में, यही हमने सुना है। और वहाँ पे वो जो पुलिस जो चार्जशीट बनाती है उसके आधार पे वो अभियोजक पक्ष का जो वकील है वो मामले को आगे बढ़ता है, सामने जज के सामने रखता है। इसी तरह से सेम यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त में भी, कि दोनों फंक्शन यहाँ भी कर रहे हैं, जांच और अभियोजन का, तो जैसे पुलिस करती है। ठीक है, और जितना सशक्त होगा ये भ्रष्टाचार के पे अंकुश लगाना उतना सही होगा, जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था। ठीक, चलिए अब लोकपाल के बारे में समझ लेते हैं केंद्र स्तर पे, है ना। पहले तो यही हम लोग समझ लेंगे केंद्र स्तर पे। ठीक है, केंद्र स्तर पे लोकपाल की संरचना, संरचना में देखिए इसमें क्या, एक अध्यक्ष होगा, अधिकतम 8 सदस्य होंगे। अधिकतम लिखा हुआ है यहाँ पे, अधिकतम ध्यान रहे, तो ये कम और अधिक, तो एग्जैक्ट नंबर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, अध्यक्ष क्या होगा, जो की अर्हता क्या है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, रहा हो, या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक,
मतलब न्यायिक सेवा से संबंधित उच्च पद पे। न्यायिक सदस्य कौन होंगे? जो जुडिशियल इसमें सदस्य होंगे वो होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ये ध्यान रखेंगे। संरचना क्या है? लोकपाल के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक, महिला होंगी। कार्यकाल की पदावधि क्या होगी? 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष। 70 वर्ष क्यों? सब रिटायर्ड लोग हैं इसीलिए, है ना? ठीक है। और जो भी पहले हो पद धारण करते हैं, ठीक है। उसका लोकपाल के व्यय, व्यय बेसिकली क्या है? यहां पे लोकपाल भारत की संचित निधि पर ही भारित होगा। हाँ, और उसके बाद क्या? लोक सेवक के खिलाफ शिकायत निम्नलिखित द्वारा दर्ज की जा सकती। किसके किसके द्वारा? व्यक्ति के द्वारा, मतलब इंडिविजुअल के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, किसी भी सोसाइटी संस्था जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं किसी भी संस्था, तो ये सब पूछा जाता है। सोसाइटी, व्यक्तियों के संघ, किसी ट्रस्ट, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी एलएलपी के द्वारा, वैधानिक बोर्ड, निगम, वैधानिक प्राधिकरण आदि। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखें क्योंकि ये सब इस प्रोविजन में है और अब चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित और देश की अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। तो इसलिए क्वांटम टेक्नोलॉजी और देश की अर्थव्यवस्था में कैसे इस क्वांटम टेक्नोलॉजी का, उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जा सके। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी और आधुनिक समय के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग। हमने पॉपुलरली ये सुना है, काफी प्रसिद्ध है। तो इसका शीर्षक ये है कि हुआ यह है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए क्वांटम अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए दोनों से जोड़कर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, उनका प्रयोग करते हुए कैसे जो है अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया जा सकता है, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमने जैसे सुना है तो ये इसके आने से परंपरागत जो कंप्यूटिंग है उसकी क्षमता में काफी अधिक वृद्धि होने वाली है। मतलब वो जितने समय में वो परंपरागत कंप्यूटर सिस्टम जो है कैलकुलेशन करता है उसके बहुत ही कम समय में, उससे बहुत ही कम समय में या बहुत ही अधिक तेजी से क्वांटम कंप्यूटर अपना काम करेगा। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। इसका अन्य फील्ड में भी, अन्य क्षेत्रों में भी, समाज के, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग प्रयोग देख सकते हैं। जैसे नेविगेशन में, जीपीएस में जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, हेल्थ में, मेडिसिन में, इस तरह की बहुत सारी, कम्युनिकेशन में, तो बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम लोग उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और काफी इफिशिएंट बना सकते हैं। तो इसलिए ये रोड मैप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे देश को 2047 तक, मतलब देश का जब 100 वर्ष पूरा होगा स्वतंत्रता का, तब इसे एक क्वांटम इकोनॉमी के रूप में तब्दील किया जा सकेगा। तो यही अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में, तो बेसिकली यही है कि ये जो रोड मैप है इसका नाम देख लो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए लीडिंग क्वांटम पावर्ड इकोनॉमी। क्योंकि आज के देश में, आज की दुनिया में अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपरिहार्य है, जैसा मैंने जितने इंपॉर्टेंट जो फील्ड आपको बताए। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम विकसित करना, पूरा का पूरा, जिससे इकोसिस्टम जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग, उसके एप्लीकेशन और उस इन सबसे संबंधित जो वर्कफोर्स है, जो ट्रेंड वर्कफोर्स है, उसे भी तैयार करना।
की बात शामिल होती है उसमें। तो जब हम लोग इकोसिस्टम बनाने की बात करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो यहां पे बेसिकली यही बात किया जा रहा है। और वैश्विक क्वांटम बाजार में बड़ी हिस्सेदारी, तो ये सब तभी हो पाएगा जब इस पे रिसर्च हो पर्याप्त मायने में, जब इस पे इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए और इसकी एप्लीकेशन हो डिफरेंट सेक्टर्स में, तभी यह संभव हो सकता है। और इसका लक्ष्य यही है कि वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा में कम से कम 10 क्वांटम स्टार्टअप्स विकसित करना, और इसे प्रत्येक स्टार्टअप का राजस्व 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। तो ये मतलब देश की ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो कि 2035 तक वैश्विक क्वांटम सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज बाजार मूल्य में इनकी 50% से अधिक हिस्सेदारी होगी। तो ये काफी बड़ा लक्ष्य है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कि भारत अपने यहां कर रहा है। चलिए तो देखते हैं कि नेक्स्ट आयाम इसमें वर्तमान स्थिति क्या है। तो वही जैसे मैंने बताया प्रतिभाओं के रूप में कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनकी संख्या कम नहीं है, जो काफी बड़ा एक टैलेंट पूल हमारा इससे संबंधित है। कि जो स्नातक जो ग्रेजुएशन की डिग्री है जिसमें विद्यार्थियों की, उसमें 91,000, जो कि हम लोग सेकेंड ही है, भारत में दूसरे स्थान पे, विश्व में दूसरे स्थान पे, जो कि इससे पहले हमारे से पहले यूरोपियन संघ है, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाने की। उसका राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा, राज्यों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो राज्य हैं उनके द्वारा अपने राज्य के अंतर्गत इस प्रकार की इकोसिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 2 उदाहरण यहां पे दिए हुए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में जहां क्वांटम रिसर्च पार्क ही बनाया गया है, वहीं पे आंध्र प्रदेश में क्या हाल ही में अमरावती क्वांटम वैली लॉन्च किया गया। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और इसमें जो गवर्नमेंट की रोल, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टेट लेवल पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए रोड मैप में की गई सिफारिश है, क्या सिफारिश है हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके कारण हम लोग ये हमारा न्यूज आर्टिकल है। सिफारिश क्या है कि क्वांटम कार्यबल को बढ़ाना, सबसे पहले तो वही जो रिसर्च करने वाले हैं, जो उसमें काम करेंगे उस क्षेत्र में, उसे बढ़ाना। अगले 2-3 वर्षों में वैज्ञानिक, जटिल इंजीनियरिंग और उद्योग में कार्य करने के लिए कुशल पेशेवर, मतलब ट्रेंड जो लेबर फोर्स है उसे क्वांटम के शीर्ष 3-5 अवसर क्षेत्रों के प्राथमिकता देना, मतलब किसमें इसे अप्लाई किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी को। तो क्या सुरक्षित संचार, मतलब कम्युनिकेशन की लीकेज ना हो, एक स्वास्थ्य देखभाल एवं फार्मा, क्रायोजेनिक्स, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक, देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्षेत्र है या नहीं है। सुरक्षित संचार, सेफ कम्युनिकेशन, ये रक्षा क्षेत्र में, हमारे सूचनाओं के आदान प्रदान में, मतलब किसी भी प्रकार के साइबर सुरक्षा से, साइबर हमले से हमें सुरक्षित करेगा। स्वास्थ्य देखभाल एवं फार्मा के विकास में, क्रायोजेनिक्स रक्षा क्षेत्र से अगेन, फिर उसके बाद रक्षा और स्पेस से संबंधित, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र को इंपॉर्टेंट रूप से ये मदद करेगा। मतलब इस पे फोकस होकर काम करेगी कि इस पे पहले इसके एप्लीकेशन को देखा जाए और इसे डेवलप किया जाए। उसका लैब के शोध के बाद, लैब के शोध कर प्रौद्योगिकी के बाजार में प्रवेश की प्रक्रिया को तेज करना, मतलब लैब टू इंडस्ट्री, लैब टू मार्केट बोला जाता है कि रिसर्च कहां होता है, लैब में, अब इसे मार्केट तक पहुंचाना। मतलब ये प्रक्रिया जितनी तेज होगी, तीव्र होगी, और ये जितना मार्केट ओरिएंटेड होगा ये लैब में, मतलब क्या, इंडिया में यही समस्या है सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि यहां पे क्या है, रिसर्च जो है हमारी जरूरतों के अनुरूप नहीं है। तो दोनों चीजें हैं यहां पे, क्या पैसे की कमी, और दूसरा क्या, रिसर्च हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं होना। तो अगर हम लोग मार्केट को देखते हुए, बाजार को देखते हुए, उपयोगिता को देखते हुए हम लोग लैब को उस तरह से हम लोग काम करते हैं, तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं कि बाजार में प्रवेश की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जिससे कि अब 2 वर्षों के भीतर अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के प्रमाणीकरण और लैब से बाजार तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल और तेज बनाने के लिए। तो तभी किसी भी टेक्नोलॉजी का हम लोग अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं, और उस टेक्नोलॉजी पे जो लगने वाला, रिसर्च के लिए लगने वाला जो फंडिंग है उसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। रोड मैप में अन्य जो सिफारिशें हैं
अन्य सिफारिश क्या है कि वैश्विक मानक निर्धारण में नेतृत्व प्रदान करना। तो बेसिकली वही है कि इंडस्ट्री, हमने इकोसिस्टम तैयार किया, तो वैश्विक स्तर पे, वैश्विक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मानक स्टैंडर्ड सेट करना, ये वाली बात। और उसमें क्या, जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार चल रहे थे, विभिन्न प्रकार की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जहां पे क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, उसे सक्रिय भागीदारी करना, जिससे क्या है कि हम इसे स्टैंडर्डाइज कर पाए, जो हमारा जो विकास हो इस प्रोडक्ट का, जो भी क्वांटम टेक्नोलॉजी पे आधारित जो प्रोडक्ट हो, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट माना जाए, जिसकी डिमांड बढ़े। और ये तभी होगा जब हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेंगे। तो बेसिकली यही है, जिससे कि हम आगे चल के अगर हम लोग अच्छा विकास करते हैं तो हम लोग उसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी अपना सकते हैं। और इससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा, मांग बढ़ेगी। भारतीयों द्वारा स्थापित स्टार्टअप के लिए भारत को आकर्षक बनाना, यही कि जो भारतीय हैं बाहर भी, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी स्टार्टअप के लिए भारत आना और उसे आकर्षित करना। तो इस तरह से हमें डेवलप करना है। तो इसमें 90% से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स भारत में ही पंजीकृत रहने को प्राथमिकता देंगे और उन्हें विदेश पलायन करने से रोकना। तो एक महत्वपूर्ण ये है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ी प्रभाव के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है। जो हमारा टैलेंट जो है पश्चिमी राष्ट्रों के तरफ जो मूव कर रहा है, उसे रोका जा सकता है अगर हम उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग और उसका पूरे इकोसिस्टम को यहां पे डेवलप कर पाए। यहां पे ये भी देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग लास्ट में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। जो मैंने शुरुआत में बोला कि क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जो उस बारे में अध्ययन करने से जुड़ा हुआ विज्ञान है। और उस अध्ययन के आधार पे जो भौतिकी के नियम के बारे में हम लोग सीखते हैं, उसे हम लोग दैनिक जीवन में अप्लाई करके अपने लिए उपयोगी चीजों को बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, क्वांटम टेक्नोलॉजी। और क्वांटम क्यों आया, मतलब सब एटॉमिक लेवल पे, एटम से भी नीचे, क्योंकि वहां व्यवहार अलग हो सकता है, वहां व्यवहार अलग है। तो यही लिखा हो, क्वांटम प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जो क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब उप परमाणुिक कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटॉम से नीचे की जो भौतिकी है वो अलग है। जो वर्तमान दुनिया क्या है, एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम से बने हुए हैं। इससे नीचे तो हमने नहीं सुना था, लेकिन एटम से नीचे भी पार्टिकल्स हैं। तो यही बात की जाए, आधारित सिद्धांतों का उपयोग करती है। और क्वांटम यांत्रिकी में शामिल है क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन, ये दो उससे संबंधित है। उसके बाद क्या, 4 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, जैसे क्वांटम कुंजी वितरण, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, क्वांटम पदार्थ, मतलब ये क्वांटम की जो डेवलपमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन को यहां से यहां भेजने में, तो जो डिकोड और डिकोड करने की जो बात होती है, वो एकदम सेफेस्ट होता है, ये सेफेस्ट होता है। यही क्वांटम संचार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है। तो इसलिए इसे काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है भविष्य के कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें क्या, लीक होने की संभावना, किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड से जो है ना सुरक्षा मिलेगा इसमें, ठीक है। और क्वांटम पदार्थ डिफरेंट टाइप के, और इसमें क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, मतलब मौसम पूर्वानुमान और इससे संबंधित जो प्रयोग हैं, वहां पे क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आर्टिकल 5, अंतिम आर्टिकल क्या है, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की गई। इसे भी हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समझ सकते हैं जीएस पेपर 3 में। और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जाहिर सी बात है, क्या है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 वर्ड इसमें लगे हुए हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तो विकास करना है। डिजिटल इंडिया की बात हमारे देश में काफी पहले से की जा रही है, जिसमें कि पूरे के पूरे जो संरचना है, संरचनागत सुविधाएं हैं, उसको डिजिटलाइज करना और उसका फायदा, लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, इसका प्रयास सरकार के द्वारा और विभिन्न क्षेत्रकों के द्वारा विभिन्न स्तर पे किया जा रहा है, जिससे कि गवर्नेंस को भी सुधारा जा सके। यही है डिजिटल
डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहां पे क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा संगम बनाया जाए जिससे क्या हो, हर स्तर पे जो है ना व्यक्ति को, समाज को, अर्थव्यवस्था को लाभान्वित किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया तो क्या हुआ, वित्तीय समावेशन डायरेक्ट होने लगा। कैसे कि बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहां पे लंबी लंबी लाइन, कतारें लगती थी, वहां पे भीड़ कम हो गई, बर्डन कम हो गया। क्यों कि पूरा का पूरा जो बैंकिंग लेन देन है वो एक छोटे से ऐप में आपके मोबाइल में सिमट के आ गया, तो ना लंबी लाइनें लगनी होती हैं अब, ना हमें जो है ना समय का इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारी प्रक्रिया डिजिटल हो गई। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आप समझो सरकार के दृष्टिकोण से, कि सरकार जो लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती थी, चाहे वो पेंशन हो, मतलब कोई पैसे के रूप में कुछ मनी, या कोई लाभ किसी स्कीम के तहत किसी गरीब या कमजोर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा रहा हो, उस सब जो है अब डायरेक्ट खाते में पहुंचा जा सकता है। और सारा लेन देन जो है डिजिटल हो गया है, उसके लिए उसे बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में क्या है, वित्तीय समावेशन को मजबूत करना। हमने सुना है कि जैम ट्रिनिटी हुआ, जनधन अकाउंट खोल दिया गया, आधार से लिंक कर दिया गया, और मोबाइल, तो क्या हुआ, सारी प्रक्रियाएं, लीकेज भी खत्म हो गई, अंतिम व्यक्ति की पहुंच भी हो गई, और आसान भी प्रक्रिया हो गई, और तीव्र भी हो गई। तो यही हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो इसके बारे में ये रिपोर्ट आई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है की स्थिति रिपोर्ट 2025। बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ डीपीआई इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। तो ये देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, और अगर हमने इसे और एक्सटेंड करेंगे तो सिंपल ये GS2 में भी क्या, कहां चला जाएगा, GS2 में गवर्नेंस में चला जाएगा, ये गवर्नेंस में, क्योंकि ई गवर्नेंस में से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। क्योंकि इसका प्रयोग कहां, अंततः वहीं तो करेंगे ना, व्यक्ति के सामाजिक कल्याण के लिए, विकास के लिए, ठीक। तो चलिए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है, IIM बेंगलोर के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें तर्क यही दिया गया है कि भारत ने एक मध्यम मार्ग अपनाया है। मतलब क्या मध्यम मार्ग अपनाया है कि डिजिटल मॉडल बनाया है जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को संतुलित करेगा। मतलब ना सरकार सिर्फ करेगी, ना सिर्फ और निजी क्षेत्र करेगी, दोनों मिलके ही करेंगे, गवर्नमेंट और ये। तो यही है एक मध्यम मार्ग, दोनों की भूमिका होगी इसे डेवलप करने में। आगे हम लोग देखेंगे कैसे। और ये पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ के लिए एक एग्जाम्पल होगा, उपलब्धि होगा, जिसको अपनाकर ये सभी विकासशील राष्ट्र, हमने देखा है ग्लोबल साउथ में ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीकन कंट्री, सभी लगभग विकासशील राष्ट्र हैं, भारत है, इस तरह के जो राष्ट्र हैं, इसको अपनाकर अपने यहां कल्याण और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना पाएंगे। क्योंकि जैसे ही कमजोर वर्गों को सहायता मिलेगी, सशक्तिकरण मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अधिकतर बातें हमने डिस्कस कर ही ली है। क्या है कि यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक अवसंरचना आधारित दृष्टिकोण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, बाजार और शासन तीनों को जोड़ेगा। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मार्केट और गवर्नमेंट तीनों को जोड़ेगी। ठीक है, को समाहित करने वाले एक तंत्र के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को, जो सामाजिक लक्ष्य हैं, वृद्धावस्था पेंशन, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस प्रकार के अन्य चीजें भी जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हैं, सबको प्राप्त करना। इसमें लोकहित के खुले मानकों और विशिष्टताओं पर निर्मित साझा डिजिटल प्रणालियां शामिल होगी। साझा मतलब क्या, कॉमन मतलब सब, उसमें गवर्नमेंट भी होगी, प्राइवेट भी होगी। आप कैसे होगा इस पर समझते हैं इसे। अब किसी पहल के डीपीआई के रूप में संचालित होने के लिए शर्तें क्या है, कुछ शर्तें हैं। क्या है, पहुंच और पैमाना। तो सबसे पहले क्या है, डीपीआई कैसा होना चाहिए कि उसका रीच और स्केल अधिक हो। मतलब जो तीसरा पक्ष है उसको नवाचार करने और उसको विविध अंतिम सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचना का एक निर्माण खंड, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अब इसे एग्जाम्पल जब तक हम लोग देखेंगे ना तब तक समझेंगे। गैर अनन्यता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सक्लूसिविटी, यही कि अवसंरचना गैर भेदभावपूर्ण प्रकृति की ओर
डिजाइन से समावेशी होनी चाहिए। आप देखोगे कि हमने जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसमें क्या ऐसा कुछ है कि वो किसी को निकाल दे, ऐसा मतलब उसका पूरा का पूरा स्वरूप ऐसा होता है कि वो अधिक से अधिक सभी लोगों को समावेश करे। जैसे आधार से ऑथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें वो सबके लिए है, सबके लिए समान है। ऐसा तो नहीं है कि देश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर उसमें भेद है, इसका आधार नहीं लिया जाएगा, इसका थंब इम्प्रेशन नहीं लिया जाएगा, नहीं है ऐसा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पे कोई व्यक्ति या बैंक का कोई बाबू उस व्यक्ति को रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, यही चीज, ये सिद्धांत है इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्डअप किया जाएगा। महत्व क्या है, वही एग्जांपल आ ही गया कि वित्तीय समावेशन, जैसे कि जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी में सहायक होगा। सार्वजनिक सेवा वितरण में डीपीआई सक्षम लाभ अंतरण। आप देखोगे पीडीएस सिस्टम में क्या करना होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए क्या करना होता है, डिजिटली करना होता है ना, यही करना होता है ना, थंब इम्प्रेशन आधार को जो दिया जाता है, ये नहीं तो मिलेगा ही नहीं ये। तो ये चीजें हैं में उपयोगी नवाचार नागरिकों का सशक्तिकरण का साधन। आप देखोगे नवाचार या नागरिकों का सशक्तिकरण, जितनी भी चीजें सब ऑनलाइन हो रही हैं आज, मतलब गवर्नमेंट के जो भी कार्य हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है, समय और संसाधन बच रहे हैं, आप का फिजिकल श्रम बच रहा है। उसके बाद क्या, वो क्या टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, 24/7 है। ठीक है। अभी भारत में एक जिला है जो कि 24, वहां पे कोर्ट जो है 24/7 कार्य करेगी। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे ही ऐसा संभव हो सकता है। कोर्ट की भी जो प्रोसीडिंग्स हैं अब डिजिटली प्रसारित हो रही हैं। तो ये क्या है, अंतिम व्यक्ति तक को ये विश्वास दिलाने के लिए कि न्यायिक व्यवस्था काम कर रही है, उससे जुड़ाव महसूस होगा। तो ये कितनी बड़ी चीज है, लेकिन ये किससे संभव हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर संभव हुआ है। ठीक है, चलिए अब रिपोर्ट में क्या कहती है। रिपोर्ट ये कहता है कि सह निर्माण मॉडल, सबसे पहला क्या है कि वही मैंने बताया, सरकार और प्राइवेट दोनों की भूमिका होगी। यही बताया गया कि दोनों द्वारा, निजी क्षेत्र और सरकार द्वारा संचालित, मतलब सरकार उसे गवर्न करेगी, ऑपरेट करेगी, और निजी क्षेत्र को उसे बनाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास पैसा है और टेक्नोलॉजी है। अब फॉर एग्जांपल इसका यूआईडीआई किसने बनाया, निजी क्षेत्र ने आधार तंत्र को, और यूज कौन करती है, गवर्नमेंट करती है उस आधार को। बायोमेट्रिक उपकरण निर्माताओं आदि के साथ साझेदारी करती है। ठीक है। उसका निर्माण खंड दृष्टिकोण क्या है, तीव्र गति से बाधा रहित रीति से सेवाएं उपलब्ध करवाना। यही तो हमारा उद्देश्य है ना, कि टाइम बचाना है और बाधा रहित के लिए डीपीआई डिजिटल पब्लिक गुड्स को एकीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए क्या है, डीजी यात्रा आप देखो, और डीपीआई। डीजी यात्रा क्या, इसमें दो चीजों को जोड़ दिया गया है इसमें। डीजी यात्रा मतलब कोई भी यात्री जो है तकनीकी परिसंपत्ति ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कागज रहित यात्रा अनुभव, मतलब बहुत जगह, हर जगह आईडी आपको कैरी करना होता था। बहुत बार क्या होता था, आईडी खो जाती थी, आईडी गिर जाती थी, जिस कारण से वो यात्रा बाधित हो जाती थी। तो क्या हुआ ये, और उसमें क्या चेक करने में टाइमिंग भी अधिक लगती थी, तो ये अब आसान कर रहा है। ठीक है, और समस्याओं का निराकरण कर रहा है। और विविध क्षेत्रों में विस्तार, क्या भारत के विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। और जैसे कृषि क्षेत्र में एग्री स्टैक, लॉजिस्टिक में यूलिप, और शिक्षा में दीक्षा, ये सब ऐप है डिफरेंट टाइप के, जो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप इसको फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो बात कर रहा था मैं एक बार देख लेता हूं, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में जो सारे प्रयोग जो कर रहे हैं, यही बताया गया, इंडिया स्टैक घटक जो सारे व्यवहार हैं डीपीआई के आधार पे, उनका क्या क्या, किस तरह से विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है। सबसे पहले डेटा का प्रवाह, लेखा और संग्राहक। तो ये देखिए, सुरक्षित सहमति आधारित, और क्या, अंतर संचालनीय, तीव्र, कम लागत,
डेटा का प्रवाह कैसा हो जाएगा? सुरक्षित होगा, सहमति आधारित होगा, कंसेंट बेस होगा। उससे क्या होगा? ऋण तक पहुंच होगी, बेहतर वित्तीय प्रबंधन होगा। उसका धन प्रवाह, यूपीआई की बात की जा रही है, यही बात किया गया। उपयोग में आसानी, क्यूआर भुगतान, नकद रहित अर्थव्यवस्था। उसके बाद क्या? लोगों का प्रवाह और आधार, जैसे सबका एग्जाम्पल है ना। विशिष्ट आईडी, विभिन्न मोड्स, ओटीपी वगैरह आधारित पे, मतलब उसमें क्या? ह्यूमन इंटरवेंशन को हटा दिया गया। खाता खोलने में आसानी, सब्सिडी तक आसान पहुंच। तो यही हम लोग यहां पे बात अभी कर रहे थे। चलिए, चलिए, अब यहां तक हम लोगों ने आज के सभी न्यूज आर्टिकल को कवर कर लिया। अब यहां से हम लोग शॉर्ट न्यूज को कवर करें। सबसे पहला शॉर्ट न्यूज है हमारा, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन, बेसिकली हुआ यह है कि यूक्रेन, रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है, और यूक्रेन के द्वारा इस संगठन से वैश्विक शांति के प्रयास के लिए कहा गया है, मतलब शांति के लिए, क्योंकि वो यूक्रेन जो है शांति चाहता है, ऐसा कहा गया है। तो मुद्दा यही है। और वो बोला यही गया कि वो रूस के साथ वास्तविक शांति चाहता है, तुष्टीकरण नहीं, है ना। तो ये संदर्भ बना है, तो इसीलिए चर्चा में है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन, ओएससी। तो इसके बारे में क्या, अब मोटा मोटा जानकारी एक बार देख लेते हैं। सचिवालय का है वियना में। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है, ये सबसे बड़ा ध्यान में रखेंगे। भागीदार देश कौन है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के 57 देश, और भारत सदस्य नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूंकि अभी व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, भी भारत आए हैं, और ये न्यूज भी है, तो ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और सभी भागीदार देशों को समान स्थिति है और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा से संबंधित संगठन है, क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित, और सबसे बड़ा है। चलिए, मैंडेट क्या है? 1 अरब से अधिक लोगों के लिए स्थिरता, शांति और लोकतंत्र के लिए कार्य करना, और यह साझा मूल्यों के बारे में राजनीतिक संवाद और स्थायी बदलाव लाने, मतलब कुल मिलाकर क्या, शांति सुरक्षा के बारे में ये बात करेगी ये संगठन। चलिए, शासन संरचना क्या है? शिखर सम्मेलन होता है, निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निकाय है, और सुरक्षा सहयोग के लिए मंच कौन देता है? जो राजनीतिक सैन्य आयाम से संबंधित है। चलिए, भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण, अफ्रीका का अफार क्षेत्र। सबसे पहले देखेंगे अफार क्षेत्र है कहां। तो अफार क्षेत्र है ये इथोपिया। इथोपिया की राजधानी देखेंगे कहां? आदिस अबाबा, वहां पे है अफार क्षेत्र। ये जो लाल सागर के बीच में एक ट्रायंगल शेप में, ये ट्रायंगल शेप का ये जगह है। तो मैंने ये दोनों रूपों में ये बना दिया है इसे। तो यहां पे ये है, तो ये चर्चा में क्यों होगा आप देखोगे। ऐसे ही क्या, रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली है, और ये भी हमने सुना है कि यहां से ये जो प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, फट रहा है, अलग हो रहा है। तो ये घटना हम लोग को प्लेट टेक्टोनिक, और उसके पहले जो भूआकृतिक विज्ञान है उसमें हमने पढ़ा है कि प्लेट जो है ना आपस में टूट सकते हैं, कहीं भी क्रैक हो सकता है, क्योंकि आंतरिक संरचना में इस प्रकार के बदलाव संभव है। इसी को विवर्तनिकी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या, पहले भी आपने देखा है कि बहुत सारे क्या है, लेक्स है यहाँ पे, जो प्लेटों के मूवमेंट के कारण, जो विवर्तनिकी प्रक्रिया है वो उसके कारण बने हैं, और उसका आगे ये जो कमजोर क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूज है कि वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए अफार क्षेत्र को चुना है। तो समझ सकते हैं कनेक्शन क्यों चुना होगा, क्योंकि पहले से ही वहां विवर्तनिकी एक्टिविटी चल रही है। टेक्टोनिक एक्टिविटी, एक्टिव क्षेत्र है टेक्टोनिकली, यही बोला जाता है, यही भाषा। इसके बारे में हमने बता ही दिया कि कहां पे है, इथोपिया के पूर्वोत्तर भाग में है, जहां लाल सागर अदन की खाई से मिलती है। 3 भ्रंश प्रणालियां का अभिसरण होता है, वहां पे 3 भ्रंश प्रणालियां आके मिलती है। कौन कौन सा? इथियोपियाई, लाल सागर और अदन की खाड़ी। अब यहीं पे क्या है, इथियोपिया अभी जो है एक, हमने सुना है एक ज्वालामुखी एक्टिव हुई है, विस्फोट बोल सकते हैं, क्योंकि धुआं बहुत तेजी से निकला है वहां पे अभी हाल फिलहाल में। तो ये न्यूज भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन वही टेक्टोनिकली एक्टिव क्षेत्र है। ठीक है, और वो काफी वर्षों बाद वो ज्वालामुखी एक्टिव हुआ है, 12,000 वर्ष बाद। इसके कारण से भारत को में भी आने वाले बहुत सारे प्लेन जो है ना रोक दिए गए थे। ठीक, अफार अवसाद या
दनाकिल अवसाद, ये मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अफाट डिप्रेशन या दनाकिल डिप्रेशन, ये उत्तरी भाग का निर्माण करता है और ये बड़े पैमाने पे उथली खारी झीलों और ज्वालामुखियों वाला एक रेगिस्तानी झाड़ी युक्त क्षेत्र है, तो ध्यान रखेंगे। आवास नदी घाटी, ये यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, और अधिकांश भाग समुद्र तल से नीचे है, और ध्यान रखेंगे। और लूसी सहित शुरुआती होमिनिड जीवाश्मों के लिए विख्यात जो एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिनिस प्रजाति है। तो यहां पे कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया। चलिए, गरुड़ शक्ति अभ्यास, सैन्य शक्ति अभ्यास, ये बेसिकली कहाँ है? हिमाचल के बकलोह में, ठीक है ना। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ है बेसिकली। हाँ, किसके के बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और ये 10वां संस्करण, मतलब पुराना है ये। और विशेष बलों के बीच आपसी समझ, विशेष समझ, सहयोग और अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी को निर्धारित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है। सी हॉक हेलीकॉप्टर, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर के लिए $946 मिलियन सस्टेनमेंट पैकेज पर हस्ताक्षर करने के भारत के फैसले का स्वागत किया गया है। और क्या है ये, इसके बारे में समझेंगे कि सी हॉक हेलीकॉप्टर के बारे में, यह उन्नत हथियारों वाला, मतलब बेसिकली एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है जो कि क्या, सेंसर्स, जो एवियोनिक्स है, उस सब उसमें इक्विप्ड है। और क्या, हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण, क्या है नाम है उसका? ब्लैक हॉक, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सबसे अत्याधुनिक माना जाता है इसे, तो रक्षा क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। और क्या, 24 विमान, यह अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 24 विमान विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध का हिस्सा है। और क्या है इसमें विशेषताएं, क्या है इसमें? पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, मतलब पनडुब्बी से, सतह से, उसका चिकित्सा निकासी और ऊर्ध्वाधर पुनर्पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। महत्व, भारत की ब्लू वाटर यानी खुले समुद्र संबंधी क्षमताओं को बढ़ाना। और हमने सुना है कि भारत जो है क्या, ब्लू इकोनॉमी को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है, ठीक है। ध्रुव क्या है? ये डाक विभाग, कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना, सैन्य संबंधित नहीं है, ये डाक विभाग से संबंधित एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या है ये? एड्रेस ए सर्विस, ठीक है, मतलब डिजिटलीकरण से संबंध में रख सकते हैं कि डिजिटल एड्रेस प्रणाली बनाना है। तो बेसिकली क्या, जो एड्रेस, जो वेरिफिकेशन और एड्रेस को पहचानने की जो प्रक्रिया है, उसे इफिशिएंट बनाना है। तो यही है यहाँ पे कि ध्रुव के बारे में क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो यूनिक वर्चुअल एड्रेस दे दिया जाएगा हर एक जगह, ठीक है। और इसमें यही बात की गई है इसमें। और आधारभूत परत क्या है कि डीजी पिन की तरह ये 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। यह कोड भारत की भौगोलिक सीमाओं में लगभग 4:4 मीटर के समान ग्रिड बनाकर भूस्थानिक आधारित, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को दर्शाएगा। तो इससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो इफिशिएंट बन जाएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि टेक्स्ट एड्रेस को यूपीआई जैसे डिजिटल लेवल्स से प्रतिस्थापित करना, कि जो हम लोग लिखते हैं वहां पे क्या लेवल के रूप में यूज आएगा, या क्यूआर के रूप में उस एड्रेस को वेरीफाई किया जा सकेगा। तो पूरी तरह से क्या होगा, ये डिजिटल इकोनॉमी की तरह, डिजिटल लेन देन की तरह फास्ट हो जाएगी ये प्रक्रिया, जो भौतिक पतों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करेंगे। तो ये क्योंकि आईडी दे दी गई, सिर्फ आईडी पे काम करेगा। ये कैसे काम करता है? उपयोगकर्ता पूर्ण विवरण टाइप करने की बजाय एक एड्रेस लेवल साझा करेंगे, सिंपल। और कंपनियां उपयोगकर्ता की सहमति से पूर्ण पते और निर्देशकों को तुरंत एक्सेस कर सकेंगे। और यही चीजें यहां पे हम लोग देख सकते हैं। चलिए, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क क्या है? ये लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा विदेशी बैंकों के लिए उनकी विदेशी शाखाओं के संबंध में, मतलब आरबीआई ने विदेशी बैंकों के लिए उनकी विदेशी शाखाओं के बारे में संबंध में क्या है, एक्सपोजर फ्रेमवर्क सीमाओं जैसे मतलब लिमिट्स इसमें निर्धारित की गई, नियमों को सख्त किया गया है। क्या नियम है? बेसिकली है ये कि एक ऐसा रेगुलेशन है जिसका उद्देश्य संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित करना है।
इसके लिए सीमित करता है कोई एकल उधारकर्ता या संबंधित उधारकर्ताओं का समूह एक बैंक से कितना उधार ले सकता है। ये अब हम लोग अभी तक समझ गए होंगे कि जो एनपीए हो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस समूह, व्यापारिक समूह या व्यक्तियों के द्वारा एक ही बैंक से बार बार लोन लेना और लोन डिफॉल्ट करना है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी ये हुआ है ऐसा घटना, तो क्या ये उस पर रोक नहीं लगाएगा? ये उसी की निगरानी करने के लिए बेसिकली ये व्यवस्था बनाई गई, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर कोई इतना बड़ा उधार करता है तो उस पर ध्यान उस पर बना रहे कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा नियम पालन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी तरह ये पूरा का जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को, हाँ बेसिकली। तो एक लार्ज एक्सपोजर को किसी प्रतिपक्ष, काउंटर पार्टी या को दिए गए ऐसे किसी भी एक्सपोजर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि बैंक के पात्र पूंजी के आधार के 10% के बराबर उससे अधिक हो। तो ये निर्धारण भी कर दिया गया कि उसके पास जितनी पूंजी है उससे 10% अगर है तो उसको लार्ज एक्सपोजर बोला जाए, मतलब इतना दिया गया है। अब बदलाव क्या किए गए हैं? बदलाव ये किया गया है कि एलईएफ और अंतर समूह लेन देन और एक्सपोजर में संशोधन किया है, और साथ ही लार्ज एक्सपोजर और अंतर समूह लेन देन की गणना के लिए बेसिकली कुछ पद्धतिगत मानदंडों को स्पष्ट किया गया है। और इसने बैंकों के एकल प्रतिपक्षों, परस्पर जुड़े समूहों और विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित संकेतन जोखिमों से प्रबंधन के लिए मजबूत नीतियों को बनाने का भी काम किया। तो बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको, उसमें बदलाव किए गए संशोधन। चलिए, महार सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी जोड़ा जाएगा इसको। क्या है कि महार भारत के पहले मानवाधिकार आंदोलन में से एक का जन्म स्थान है। और क्या है ये, इस सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, महार सत्याग्रह के बारे में क्या है, सबसे पहले डेट देख लेंगे, 1927। और क्या था ये, 1927 20 मार्च। चौदारताल महार महाराष्ट्र में एक स्थान है, और इसका उद्देश्य क्या था? जातिगत भेदभाव को का विरोध करना। और इसी के लिए इसमें प्रतीकात्मक कार्य क्या किए गए थे? मनुस्मृति को जलाना वगैरह वगैरह, और इस प्रकार के कभी विभिन्न प्रकार के सत्याग्रह करना, और आवश्यक संसाधनों पर उच्च जातियों का एकाधिकार नहीं हो सकता, और सार्वजनिक जो हौज या पीने का पानी पीने का जो स्थान है उसको का प्रयोग करना। तो इस तरह की चीजें जो मतलब सामाजिक रूप से जो कुप्रथाएं बनी हुई थी उसे तोड़ना, यही है। तो वैचारिक संदेश यही था कि ये मूलतः ये क्या है, एक मानवाधिकार है और ना कि जातिगत विशेषाधिकार है, और इसका उद्देश्य अस्पृश्यता में निहित सामाजिक बहिष्कार को खंडित करना था। तो यही है इसमें कि अस्पृश्यता के आधार पर क्या सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जा रहा है एक बड़े वर्ग को, तो इसका विरोध करना था ये अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और मनुस्मृति दहन इसमें इस तरह से कुछ कार्यक्रम थे, महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे सांकेतिक रूप से, जिसका प्रयोग किया जा रहा था कि जो वर्षों से चली आ रही, मतलब हजारों वर्षों से चली आ रही जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध दर्ज करना। ठीक है, और यह अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों का पहला बड़ा नागरिक अधिकार आंदोलन था। तो हम लोग इसे सोशल इशू में हिस्ट्री के रूप में भी पढ़ सकते हैं इस घटना को, इंपॉर्टेंट घटना है ये। ठीक है, अब तमिलनाडु में नए जीआई टैग वाले उत्पाद, जीआई टैग हमने सुना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब बौद्धिक क्षमता के आधार पर विकसित किया गया। ठीक है, जीआई टैग क्या है? उत्पादों को दिया जाता है, कुछ यूनिक उत्पादों को जो क्या कि किसी स्थान विशेष से जुड़े हुए हैं, स्थान विशेष से, और ये उसी स्थान विशेष मतलब कोई शहर हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, वहां पे उसका वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न समुदायों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और उसकी डिमांड है उसकी मार्केट में। तो इसलिए उसका मूल्य निर्धारण में उस प्रोडक्ट के कि उसके ऑथेंटिसिटी में यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि उसका उत्पादन कहां किया गया, किसके द्वारा किया गया। फॉर एग्जाम्पल बनारसी सिल्क साड़ी, वो क्या है? हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है जो कि बनारस और उसके आसपास के एक दो जिलों में ही बनाए जाते थे कुछ एक परिवारों के द्वारा, जो उन कारीगरों को ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मिला। तो इन्हें क्या, इस ऐसे प्रोडक्ट को क्या दिया गया? जीआई टैग। इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इससे संरक्षण किसे मिला? इसे संरक्षण मिला इस इंडस्ट्री में काम करने वाले उन कारीगर को
क्यों? क्योंकि इसकी कीमत सबसे अधिक होगी। क्या इसकी डुप्लीकेसी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन उसे अलग किया जाएगा। तो इसमें यही पहचान होगा कि जो ये इस क्षेत्रों में हाथ से बुने गए जो साड़ियां हैं उन्हें ही ये बोला जाएगा, और उसकी डिमांड ऑब्वियसली अधिक होगी। तो इसमें सारे पक्षों को क्या है कि हित जो है सुनिश्चित किए जाएंगे, जो कंज्यूमर है उनका, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो कारीगर है उनका, और जो इंडस्ट्री है उनका भी। मतलब किसी के साथ कोई धोखाधड़ी या कहीं का बोल के कहीं का प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। मतलब हैंडमेड बोल के मशीन से बना हुआ साड़ी नहीं बेचा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट्स को प्रभावित करता है। तो पूरा का पूरा जीआई यही है, जीआई टैग। इसमें न्यूज इसलिए है कि न्यूज ये है कि अभी जो है तमिलनाडु में उत्पादों को अपनी सूची में 5 और उत्पाद जोड़े हैं। मतलब 5 और उत्पादों को जीआई टैग दे दिया गया है। वहां का कौन कौन सा देखो आप, वेरवीर सूती साड़ी तिरुचि जिले में, ये ध्यान रखेंगे। कुछ चर्चा में तो एक आध ध्यान में रखेंगे, कुछ उससे प्रक्रियाएं अगर चर्चा में है कि किस प्रकार से बनाई जाती है, कुछ उससे पर्यावरणीय रूप से कहीं इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, कुछ ऐसा जुड़ा हो तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। सबको याद करने की जरूरत नहीं है। कबिंद पड़ी नट्टू सक्कारे एक गुड़ पाउडर है जिसका प्रयोग किया जाता है। नमक्कल मक्कल पतिरांगल ये सॉफ्ट स्टोन है ये। और कथुया मल्ली चावल की किस्म, और अंबा समुद्रन चोपू सामान, लकड़ी के खिलौने। तो लकड़ी खिलौने जो है डिफरेंट रीजन के खिलौने जो है ना इंपॉर्टेंट है, और क्या जीआई टैग जिन्हें दिया गया है। तो चलिए, तो यहां पे यही बताया गया, जीआई टैग के बारे में बताया गया कि जीआई टैग क्या होता है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। चलिए, कीर्ति गई दीपम उत्सव बेसिकली तमिलनाडु से ही संबंधित है। दीपम महोत्सव ये कब होता है? नवंबर दिसंबर, सर्दियों के शुरुआत में है। 3 दिवसीय त्योहार है। तो दीपम उत्सव है तो दीप जलाने का प्रोसेस होगा। मिट्टी के तेल के दीपक या अगल बिलक्कू जलाए जाते हैं ताकि बुरी आत्माओं को दूर किया जा सके बेसिकली। और ये पूर्णिमा के दिन या पौर्णमी वहां बोला जाता है से शुरू होता है। और इसमें भगवान कार्तिकेय या भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, बड़ा ये फेस्टिवल होता है वहां। और इसका उल्लेख तमिल साहित्य अहना नुरु में मिलता है और संगम साहित्य की महान कृतियों में से एक है। और अब्बैयार जो कि संगम युग की एक प्रसिद्ध महिला थी ने भी अपनी कविताओं में इसका उल्लेख किया है। तो बेसिकली क्या है, ये कला संस्कृति से संबंधित है, महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो चलिए हम लोग आज के न्यूज टुडे के संग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जो आपने सीखा है इसको आप रिवीजन करते रहिए और अपने करंट अफेयर की तैयारी में शामिल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।